Good morning, everyone. Today we will see difference between न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी। सबसे पहली बात है कि ये बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी का डिफरेंस हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो याद करो, हमने जब न्यूक्लियोफिलिसिटी पढ़ा था, न्यूक्लियोफाइल के बारे में पढ़ा था, तो हमने इसके सेकेंड पॉइंट में क्या पढ़ा था कि साइज जब वेरी करता है, टॉप टू बॉटम चलेंगे, साइज जब वेरी करेगा तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में साइज इंक्रीज करता है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज करती है और पोलर अप्रोटिक में डिक्रीज करती है। बट वहीं जब बेसिक स्ट्रेंथ पे गए थे तो साइज इंक्रीज कर रहा था, फिर चाहे वो पोलर प्रोटिक हो चाहे पोलर अप्रोटिक हो, दोनों ही कंडीशन में क्या था, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रहा था। तो ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में इसका बेसिक स्ट्रेंथ टॉप टू बॉटम चलते हैं, मीन साइज इंक्रीज करता है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज कर रही हो सॉरी न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज कर रही होती है और बेसिसिटी डिक्रीज कर रही होती है। ऐसा क्यों होता है उस चीज को हमें समझते हैं। क्लियर है? तो उसी चीज के लिए हमें थोड़ा न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी का डिफरेंस समझना पड़ेगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल एंड बेसिक स्ट्रेंथ के बीच का डिफरेंस समझना पड़ेगा, फिर हम उसके आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? तो चलो, तो पहले देखिए न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है। तो बेसिकली कहा जाता है न्यूक्लियोफिलिसिटी इज काइनेटिकली डिटरमाइंड, मींस इट इज काइनेटिक प्रॉपर्टी। काइनेटिक का मतलब समझा भी, आपने रेट पढ़ा होगा, रेट लॉ पढ़ा होगा, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि रेट लॉ किस किस पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ द रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, रिएजेंट पे डिपेंड करता है, कैटालिस्ट पे डिपेंड करता है। तो ये सारे जो सराउंडिंग की चीजें जो रिएक्शन में रिएक्टेंट के अलावा अवेलेबल हैं, वो क्या कर रहा है, रेट को इफेक्ट कर रहा है। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये बेसिकली प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है, मतलब स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करती है। क्लियर है? तो ये क्या है, रिएक्टेंट के अलावा बाकी सभी पे भी डिपेंड करता है। ये रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पे ही डिपेंड करता है और किसी पे डिपेंड नहीं करता, मतलब मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी पे ही डिपेंड करता है और किसी पे डिपेंड नहीं करता। अब चलो इसको ना हम रियल लाइफ से थोड़ा कोरिलेट करके देखें। क्लियर है? तो हम आपके एग्जांपल लेके देखते हैं। अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, कुछ टाइम बाद आपका पेपर होगा, देन यू हैव टू टेक द एडमिशन इन डिफरेंट कॉलेजेस। सो आई एम जस्ट कंसिडरिंग दैट टुमारो यू हैव एग्जाम। ओके, कल आपको पेपर देना है और क्या होता है कि आप कल पेपर देना है तो आप क्या करेंगे, आप टाइम से सोने चले जाएंगे। अब समझो ऐसा कि आप टाइम से सोने तो गए, बट आसपास कोई फंक्शन चल रही है और जिसकी वजह से काफी नॉइस हो रखा है और आपको नींद नहीं आई। तो क्या अगर आपको नींद नहीं आई तो ये जो नींद नहीं आना, ये ऑब्वियसली है कि आपके एग्जाम में रिफ्लेक्ट करने वाला है। कुछ ना कुछ समस्या, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो हो जाएंगी। दूसरा, हम समझे कि चलो ठीक है, इसको तो हमने झेल लिया सर, किसी तरह हमने मैनेज कर लिया, नींद नहीं आई फिर भी कुछ कुछ खा पी के हम चले जाएंगे, हो जाएगा सर, हो जाएगा, ठीक। आप गए, आपका एग्जाम सेंटर काफी दूर है, तो आपको बस लेनी पड़ेगी या कुछ अदर मीन्स का यूज करना पड़ेगा। अगर अनफॉर्चुनेटली रास्ते में आपकी बस खराब हो जाती है तो क्या होगा, आप लेट हो जाएंगे। अब थोड़े 5 मिनट 10 मिनट लेट जाओगे एग्जामिनेशन सेंटर पे तो ऑब्वियसली क्या है, टेंशन तो बढ़ ही जाएगा। अब देखो, वो सेंटर दूर है और अगर मे बी वहां पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं हुआ, कंटिन्यूस नहीं हुआ, बीच में अचानक से इलेक्ट्रिसिटी चली गई, तो ये समर डेज है और हीट वेव और ज्यादा जनरेट करेंगे, वो भी आपको अनकंफर्टेबल करेगा। अगर आपको काफी प्यास लग रखी हो और वाटर बोतल आप भूल गए, आप नहीं लेकर के आए और वाटर का सप्लाई वहां पे अगर नहीं है, मतलब जो सेंटर है वहां पे कोई पानी प्रोवाइड करने वाला नहीं है, तो वो भी एक समस्या हो जाएगी। और इस तरह के और काफी चीजें हो सकती है और अदर्स टाइप ऑफ नॉइज हो सकते हैं या डिस्टरबेंस हो सकते हैं क्लासेस में, बच्चे अच्छे नहीं है या नॉइज क्रिएट कर रहे हैं या टीचर स्ट्रिक्ट नहीं है, सच टाइप ऑफ थिंग्स हो सकते हैं, काफी चीजें हो सकती है। तो एग्जाम देने का जो प्रोसेस है वो क्या है, आपसे, आपके आसपास की चीजों से, आपके आसपास के लोगों से, सारे मीन पे डिपेंड कर रहा है। आप जो एग्जाम दे रहे हो तो वो सिर्फ एग्जाम देना सिर्फ आपकी एबिलिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा, साथ साथ क्या और काफी सारे जो फैक्टर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा इफेक्ट कर रहा है, ऑब्वियसली कर रहा है। ये सारी चीजें आपको क्या कर रही हैं, इफेक्ट कर रही है। तो जो आपकी जो एबिलिटी थी, आपकी जो एबिलिटी थी कि जितना नंबर आप लेकर के आ सकते थे, अब ऐसे एडवर्स कंडीशन में लाना क्या होगा, डिफिकल्ट हो सकता है। आप जितना सोच रहे थे क्या हो सकता है उससे कम भी आ जाए। अब अगर इसके अपोजिट कंडीशन मिल जाए कि एग्जामिनेशन सेंटर बगल में हो, टाइम से नींद आ जाए, आप उस सेंटर पे पहुंच जाए, वहां पे सारे फैसिलिटीज अवेलेबल हो, तो जितना आपका एक्सपेक्टेशन था हो सकता है कि उससे बेटर रिजल्ट आ जाए। तो ये चीजें क्या है, आपस में इंटर रिलेटेड है, कभी ये कम भी हो सकता है, कभी ये बढ़ भी सकता है।
क्लियर है। तो एग्जाम देने का जो प्रोसेस है हमारा वो क्या है, हमारे आसपास के सभी मीन्स पे डिपेंड कर रहा है। मीन्स हमारे सराउंडिंग पे क्या कर रहा है, ये डिपेंड है। मतलब हमारा सराउंडिंग क्या कर सकता है, इसको इफेक्ट कर सकता है। क्लियर है। तो ये ऐसी प्रॉपर्टी है, एग्जामिनेशन में अपेयर होना या एग्जाम देना या रैंक लाना, ये ये क्या है, ये हमारे सराउंडिंग से कनेक्टेड है। हमारा सराउंडिंग इसको इफेक्ट कर सकता है। अब दूसरी चीज है कि यहां पे एडमिशन लेना। अब एडमिशन लेना है, आपने रैंक ले आया, आप रैंक ले आते हैं और आप एडमिशन लेने के लिए कॉलेज जाए, तो कॉलेज वाले आपसे बिल्कुल पूछने वाले नहीं है कि आपको नींद आई थी या नहीं, आपने खाना खाया या नहीं खाया, आप बस से आए, ट्रेन से आए, फ्लाइट से आए, उन्हें कोई मतलब नहीं। उन्हें क्या मतलब है कि आपके पास रैंक होना चाहिए, आपके पास रैंक लिस्ट होना चाहिए। आप अपना रैंक लिस्ट लेकर के जाओ, आपको एडमिशन मिलेगा। क्लियर है। इसमें और कोई चीजों से इफेक्ट नहीं हो रहा है। आपकी तबीयत खराब है, अच्छी नहीं है, कोई सी भी ऐसा मीन से इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। इसको किससे मतलब है कि आपके रैंक से। मतलब एडमिशन लेने का जो प्रोसेस है हमारा, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ओनली रिजल्ट पे कर रहा है। पर एग्जाम में अपेयर होना जो है, हमारा रैंक लेके आने का जो प्रोसेस है, वो हमारे अलावा और हमारी एबिलिटी के अलावा और सभी चीजों पे भी डिपेंडेंट है। क्लियर है। मतलब एग्जाम का प्रोसेस सराउंडिंग से इफेक्टेड हो रहा है, और मगर ये कभी सराउंडिंग से इफेक्टेड नहीं होता। वो किससे इफेक्टेड है, ओनली रिजल्ट से। क्लियर है। तो यही डिफरेंसेस होते हैं थर्मोडायनामिक एंड काइनेटिक प्रॉपर्टीज में। काइनेटिक प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करता है, ओनली प्रोडक्ट। जो रैंक लेकर के आया, एडमिशन किस पे डिपेंड किया, उसी पे। तो जो फाइनल प्रोडक्ट आने वाला है, ये उसी पे डिपेंड करता है। क्लियर है। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करेगा, फाइनल प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी पे। जितना अच्छा रैंक मतलब उतनी अच्छी आपकी स्टेबिलिटी, तो उतना अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन। क्लियर है। उसी तरह थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी का क्या बोला, जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी, मॉलिक्यूल्स में थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया, ये सिर्फ स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। क्लियर है। मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी पे ही डिपेंड करेगा, बाकी किसी और फैक्टर पे डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर है। दूसरा काइनेटिक में क्या बताया, ये स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अलावा, प्रोडक्ट या रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी के अलावा बाकी सारे चीजों पे भी डिपेंड कर रहा है। क्लियर है। ये बात समझा। तो ये डिफरेंस है हमारे काइनेटिक एंड थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज में। तो अब देखो यहां पे क्या लिख रखा है, इट डिपेंड्स ऑन द सराउंडिंग, सो रिएक्टिविटी विल बी अफेक्टेड बाय सराउंडिंग। क्या बोला इस वाले में कि ये सराउंडिंग पे, काइनेटिक प्रॉपर्टीज सराउंडिंग में, न्यूक्लियोफिलिसिटी इज द काइनेटिकली डिटरमाइंड, और काइनेटिक डिटरमाइंड क्या है, सराउंडिंग पे डिपेंड करता है। तो सराउंडिंग उसकी रिएक्टिविटी या उसके अदर प्रॉपर्टीज को इफेक्ट कर सकता है। क्लियर है। वहीं पे बेसिसिटी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज है, इंडिपेंडेंट ऑफ सराउंडिंग है, तो सराउंडिंग इसको कभी इफेक्ट नहीं करेगा, सिर्फ स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इसको इफेक्ट कर सकता है। क्लियर है। अब देख लेते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है। तो हमने देखा था पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट में देखो न्यूक्लियोफिलिसिटी, मैं इसका कंडीशन लेता हूं F माइनस Cl माइनस Br माइनस एंड I माइनस, इनका कंडीशन लेकर देखता हूं। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर था, एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या था हमारा कि चार डेंसिटी से डिक्रीज कर रहा है, तो लोन पे डोनेट करने की टेंडेंसी क्या करनी चाहिए, डिक्रीज करनी चाहिए थी। तो इसका जो ऑर्डर होना चाहिए था, एक्सपेक्टेड ऑर्डर जो था, वो था हमारा F माइनस Cl माइनस Br माइनस एंड I माइनस। क्लियर है। क्योंकि साइज का ऑर्डर क्या आ जाता है, साइज का ऑर्डर F माइनस, फिर Cl माइनस, फिर Br माइनस, फिर I माइनस। तो ये एक्सपेक्टेड ऑर्डर था न्यूक्लियोफिलिसिटी का। अब देखो साइज का ऑर्डर क्या था ये, और एक्चुअल साइज का हाइड्रेटेड रेडियस या साइज, इफेक्टिव साइज। हाइड्रेटेड रेडियस का हम देखें तो हाइड्रेटेड रेडियस का ऑर्डर क्या आया था हमारा, हमने पढ़ा था कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, साइज जितना छोटा उसका उतना ज्यादा हाइड्रेशन, तो हाइड्रेटेड रेडियस क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा, मतलब साइज उतना बिगर होगा। क्लियर है। तो अब हाइड्रेटेड रेडियस का ऑर्डर हमारा आया था F माइनस सबसे ज्यादा
साइज बिगर होता है, फिर Cl माइनस, फिर Br माइनस, फिर I माइनस। तो हमने बताया था साइज जितना बिगर है अटैक करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, उतनी कम, मतलब मूव कर पाना क्या होता है उसके लिए डिफिकल्ट होता है, इस वजह से अटैक करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एक्चुअल न्यूक्लियोफिलिसिटी का एक्चुअल ऑर्डर क्या आ गया था, दैट इज F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, देन I माइनस, ये आ गया था। तो अब देखो ये क्या है, हमारा जो ये प्रॉपर्टीज था एक्सपेक्टेड, मतलब जैसे मैंने बताया कि आप काफी अच्छे स्टूडेंट थे, आपका एक्सपेक्टेशन क्या था, काफी ज्यादा था कि एग्जाम में आप काफी अच्छा रैंक स्कोर करेंगे, मगर कंडीशंस ने क्या किया, इन कंडीशंस की वजह से आपकी एबिलिटी तो कम नहीं हुई मगर आपका रिजल्ट खराब हुआ। क्लियर है, आप जितना स्कोर सोचा था आपने जितना स्कोर करने का उतना स्कोर नहीं हुआ, मतलब वो क्या हो जा रहा है, इफेक्टेड हो जा रहा है। तो वही चीज यहाँ पे क्या है, हमारा एक्सपेक्टेशन क्या था कि इस तरह से आना चाहिए, मगर जैसे ही सराउंडिंग में गया है, जैसे ही सॉल्वेंट में गया है, सॉल्वेंट इसको इफेक्ट कर रहा है और इसकी इस प्रॉपर्टी को क्या कर दे रहा है, चेंज कर दे रहा है, जिसके वजह से ऑर्डर क्या हो जा रहा है, रिवर्स हो जा रहा है। क्लियर है, क्लियर है। आप उस एग्जाम्पल से इसको कोरिलेट कर सकते हैं कि आपकी एबिलिटी कुछ और थी, आपका एक्सपेक्टेशन कुछ और था, मगर ये डिफरेंट कंडीशंस की वजह से आपका रिजल्ट जो हुआ वो उससे कम हो गया या उससे ज्यादा हो सकता है। क्लियर है, तो सराउंडिंग क्या किया था, रिजल्ट इफेक्ट किया था। तो वहीं पे क्या हो गया, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ये थी और सराउंडिंग में डाला, सराउंडिंग ने क्या किया, हमारे एक्सपेक्टेशन के अपोजिट रिजल्ट ला के रख दिया, मतलब सराउंडिंग हमारे रिजल्ट को क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है। क्लियर है, दिख रहा है यहाँ पे इफेक्ट कर रहा है। क्लियर है, इसलिए क्या बोला कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इज द काइनेटिक प्रॉपर्टीज। क्लियर है, सो इट इज काइनेटिकली डिटरमाइंड। ये बात समझा, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या आ गया, ये आ गया हमारा, दैट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी फॉर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब थर्मोडायनामिक्स की बात कर ले, तो थर्मोडायनामिक्स में क्या बताया है कि प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, उस पे डिपेंड करेंगे। तो चलो हम देखें, बेसिसिटी का मतलब क्या होता है, F माइनस जब H प्लस को इलेक्ट्रॉन देता है। न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब क्या होता है, जब कोई भी एटम, इलेक्ट्रॉन रिच एटम कार्बोकैटायन को अपना इलेक्ट्रॉन दे। ये किसको देगा, हाइड्रोजन को देगा। देखो यहाँ पे Cl माइनस, इसका भी H प्लस ले ले, फिर Br माइनस और यहाँ पे I माइनस। अब देखिए सभी जगह H प्लस है, तो प्रोडक्ट देखो यहाँ पे क्या बनेगा, H एंड F, यहाँ पे देखो H एंड Cl, यहाँ पे H एंड Br और यहाँ पे H एंड I। ये हमारा प्रोडक्ट होना चाहिए था। क्लियर है, होगा भी, ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। अब देखो हमसे पूछा हमें क्या डिसाइड करनी है, इसकी रिएक्टिविटी डिसाइड करनी है और हमने क्या बोला, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज है ना, ये थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करता है, प्रोडक्ट, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। अब इनकी स्टेबिलिटी चेक करके बताओ। तो हमने पढ़ा है कि टॉप टू बॉटम चलते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, इंक्रीज करता है, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि इस बॉन्ड की स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज कर रही है। उसको हम दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, साइज का देखो, साइज यहाँ पे F इंक्रीज करता जा रहा है, हाइड्रोजन का साइज क्या है, कांस्टेंट है, और सामने वाले का साइज इंक्रीज करता जा रहा है, तो ओवरलैपिंग क्या होगी, इफेक्टिव ओवरलैपिंग कम होगी। क्लियर है, अगर इफेक्टिव ओवरलैपिंग कम हो रही है, अगर ओवरलैपिंग कम हो रही है तो बॉन्ड की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है, तो टॉप टू बॉटम चलेंगे तो बॉन्ड की स्टेबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो गया, ये वाला है। तो अगर ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, अगर प्रोडक्ट यहाँ का इन चारों में इसका प्रोडक्ट सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो इन चारों में इसका रिएक्टेंट क्या होगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव, क्योंकि ये जितना ज्यादा स्टेबल ये उतना ज्यादा रिएक्टिव। क्लियर है, पढ़ रखा है। तो अब इन चारों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हो गया, ये वाला हो गया, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। तो स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट ऐसा है, इस तरह से वेरी कर रही है, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इस तरह से वेरी कर रही है, तो रिएक्टिविटी क्या होगी, रिएक्टिविटी इस तरीके से यहां वेरी कर जाएगी। क्लियर है, समझा, ये बात समझा। तो जो हमारा ऑर्डर आ जाएगा, अब यहाँ पे ऑर्डर क्या आ जाएगा, F माइनस सबसे ज्यादा, क्योंकि जितना ज्यादा स्टेबल है उतना ज्यादा टेंडेंसी होता है उस साइड मूव करने की, और वही टेंडेंसी को मतलब मूव करने का मतलब क्या हो गया, रिएक्ट करने की। तो वही रिएक्ट करने की टेंडेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी बोलते हैं। क्लियर है, तो जितना ज्यादा ये स्टेबल उतना ज्यादा उधर मूव करने की टेंडेंसी, और उधर मूव करने की टेंडेंसी थी जितनी ज्यादा, रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा।
इसलिए क्या बोला, F माइनस, फिर Cl माइनस, फिर Br माइनस, फिर I माइनस। तो ये क्या होता है, ये हमारा ऑर्डर होता है बेसिसिटी का ऑर्डर होता है। और ये किसी भी सॉल्वेंट में रखिए आप, किसी भी, देखिए कोई मतलब है क्या मैं पोलर प्रोटिक रखूं या पोलर अप्रोटिक, किससे डिसाइड हुआ, इससे डिसाइड हुआ ना, आसपास कौन है नहीं है इससे कोई फर्क पड़ा क्या इसको, नहीं। और इस वाले में देखो आसपास कौन है, इससे काफी ज्यादा इफेक्टेड है। अगर पोलर प्रोटिक रहता तो सेम ऑर्डर आ जाता, ये वाला ऑर्डर ही रह जाता। पोलर अप्रोटिक होता तो पोलर प्रोटिक रखा तो ऑर्डर अपोजिट हो गया। क्लियर है? तो ये हमारा सराउंडिंग पे डिपेंड कर रहा है और ये हमारा सराउंडिंग पे डिपेंड नहीं करता। बेसिसिटी क्या है, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है, इस वजह से उसका ऑर्डर हमेशा ये रह जाता है। मगर न्यूक्लियोफिलिसिटी इज द काइनेटिक प्रॉपर्टी, दैट्स व्हाई इट गेट अफेक्टेड बाय द सॉल्वेंट एंड रिएजेंट। क्लियर है? समझा यहां तक? चलिए नोट कीजिए इस वाले को। तो देखिए हमने जो कैरेक्टर्स पढ़े थे रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ा था हमने, कौन कौन से कैरेक्टर हैं, न्यूक्लियोफाइल है, सबस्ट्रेट है, सॉल्वेंट है, सबका प्रॉपर्टीज पढ़ा, सबका काम पढ़ा, कौन क्या करता है। एक कैरेक्टर और आता है दैट इज लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप क्या है, सबस्ट्रेट का ही वो पार्ट है जो छोड़कर चला जा रहा है, जो लीव कर रहा है ग्रुप को या जो रिमूव हो रहा है। जैसे मैंने आपका एग्जांपल बताया था कि यू हैव अ सेट ऑफ प्रॉपर्टीज बिफोर क्लास 10 एंड आफ्टर क्लास 10 और इन क्लास 12 यू हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। सो जो सेट ऑफ प्रॉपर्टीज आपने रिमूव किया, आपने चेंज किया है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, लिविंग ग्रुप बोल रहे हैं। क्लियर है? तब यहां पे देखो लिविंग ग्रुप किसको बोला जा रहा है, ऐसा ग्रुप जो सबस्ट्रेट को छोड़कर लीव कर रहा है। तो यहां पे देखो एक्स न्यूक्लियोफाइल आया और एक्स को रिमूव कर दिया, तो रिमूव कौन हो गया, एक्स माइनस रिमूव हो रहा है। तो एक्स जो ग्रुप रिमूव हो रहा है, जो मॉलिक्यूल्स रिमूव हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, लिविंग ग्रुप बोल रहे हैं। क्लियर है? लिविंग ग्रुप समझा आसान से है और इसके नेम से क्लियर है, मींस लीव करना। कौन कर रहा है, ये लीव कर रहा है, तो इसको हमने क्या बोला, लिविंग ग्रुप बोला। क्लियर है? तब इंपॉर्टेंट यहां पे ये है कि लिविंग ग्रुप टेंडेंसी कैसे डिसाइड करें, मतलब लिविंग ग्रुप एबिलिटी कैसे डिसाइड करें, तब उस चीज को देखते हैं। तो देखो सबसे आसान सी बात यह है कि अगर ये बॉन्ड अनस्टेबल होगा, अगर ये बॉन्ड अनस्टेबल होगा तो आसानी से ब्रेक करेगा, और अगर ये आसानी से टूट जाता है तो आसानी से ये लीव कर सकता है, आसानी से ये रिमूव कर सकता है। क्लियर है? तो जो हमारा ये लिविंग टेंडेंसी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ दिस बॉन्ड। क्लियर है? स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड जितना कम होगा, बॉन्ड की स्टेबिलिटी जितनी कम होगी, वो क्या होगा, बॉन्ड की स्टेबिलिटी जितनी कम होगी, लिविंग टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होगी। ये चीज क्लियर है? अब देखो उसी चीज को मैं रिवर्स डायरेक्शन से देखता हूं तो क्या होता है, हमने पढ़ रखा है कि प्रोडक्ट स्टेबल है, तो प्रोडक्ट स्टेबल है तो प्रोडक्ट के डायरेक्शन में मूव करने की टेंडेंसी क्या हो गई, ज्यादा होती है। क्लियर है? मतलब हम क्या समझते हैं कि रिएक्टेंट ज्यादा रिएक्टिव है, रिएक्टेंट ज्यादा रिएक्टिव कब होगा, वो ज्यादा अनस्टेबल होगा। क्लियर है? मींस प्रोडक्ट स्टेबल है तो रिएक्टेंट क्या होगा, ज्यादा अनस्टेबल, मतलब ज्यादा रिएक्टिव होगा। क्लियर है? ये बात अभी जस्ट भी बताया था, अभी जस्ट बताया था कि प्रोडक्ट स्टेबल है, इसका मतलब क्या है, रिएक्टेंट ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब अनस्टेबल है। ये क्लियर है? तो देखो अगर ये अनायन, अगर ये पार्ट जो लिविंग ग्रुप है हमारा, अगर ये स्टेबल है तो इधर इसको छोड़कर जाने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, हायर स्टेबल स्टेट में मूव करना चाहता है। क्लियर है? तो अगर यहाँ पे स्टेबिलिटी ज्यादा है, अगर ये मॉलिक्यूल्स ज्यादा स्टेबल है तो इसका इधर से इधर को मूव करने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये क्लियर है? तो अगर मूव करने की टेंडेंसी ज्यादा है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये मूव करना मतलब इधर से इधर ब्रेक करके जाने की टेंडेंसी, मतलब ब्रेक करने के जाने इधर ये ज्यादा स्टेबल है, मतलब ब्रेक करके जाने की टेंडेंसी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। इसका मतलब ये बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा। बॉन्ड वीक होने का मतलब क्या होगा, बॉन्ड अनस्टेबल होगा। अब बात समझा कि अगर ये ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब क्या है, इसका इधर से इधर जाने की टेंडेंसी ज्यादा है, इसका इधर से इधर जाने की टेंडेंसी ज्यादा है, मतलब ये बॉन्ड क्या है, वीक है। ये बॉन्ड वीक है, इसका मतलब क्या हो गया, बॉन्ड अनस्टेबल है। क्लियर है? तो हम सीधा ये कहें कि ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा, ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी ही ज्यादा टेंडेंसी होगी इसका लीव करने की। क्लियर है? मतलब लिविंग ग्रुप टेंडेंसी किस पे डिपेंड कर रही है, स्टेबिलिटी ऑफ दिस एटम।
क्लियर है? तो इस एटम, ये एटम जितना ज्यादा स्टेबल है, जो लिविंग ग्रुप निकल के गया है वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसकी लिविंग टेंडेंसी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। क्लियर है? ये बात समझा? अब देखो स्टेबिलिटी, मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी और बेसिक स्ट्रेंथ को हमने पढ़ रखा था कि अगर एनायन ज्यादा स्टेबल है या कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस, क्योंकि ये ग्रुप यहां से रिमूव हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल आएगा और ये रिमूव होगा, मींस ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस ही होगा हमेशा जो रिमूव हो रहा है। क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस के बारे में हमने पढ़ा था कि अगर वो ज्यादा स्टेबल है, अगर वो ज्यादा स्टेबल है देन देयर बेसिक स्ट्रेंथ विल बी लेस। जितना ज्यादा एनायन, जितना ज्यादा स्टेबल, लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी उतनी ही कम, और लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी जितनी कम होगी, लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी जितनी कम होगी, हम क्या बोलेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही कम है। क्लियर है? तो दो चीज देखो, अगर ये स्टेबल है तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा, और अगर ये स्टेबल है तो लिविंग टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर है? मतलब स्टेबल है तो बेसिक स्ट्रेंथ कम और लिविंग टेंडेंसी ज्यादा, मतलब लिविंग टेंडेंसी और बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, आपस में इनवर्सली रिलेटेड है। उसी चीज को लिख रखा है, वीकर विल बी द बेस, हायर विल बी देयर लिविंग टेंडेंसी। मतलब मुझे बस इतना याद रखने हैं कि मुझे क्या निकालने हैं, बेसिक स्ट्रेंथ निकालने हैं। जितना ज्यादा स्टेबल या जितना अच्छा बेस, सॉरी जितना वीक बेस उतना अच्छा लिविंग ग्रुप। तो आप बेसिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए आपने पढ़ रखा है, आपने काफी सारे सवाल भी कर रखे हैं उस पर, तो ज्यादा कुछ नहीं करने हैं आपको। अगर लिविंग ग्रुप टेंडेंसी कंपेयर करने हैं आपको क्या करने हैं, या तो इसकी स्टेबिलिटी चेक कर लो या तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ चेक कर लो, दोनों क्या है, आपस में इंटर रिलेटेड है। क्लियर है? बात समझा? लिविंग ग्रुप क्या होता है ये समझा, लिविंग ग्रुप की स्टेबिलिटी कैसे निकालना ये समझा, और कैसे कंपेयर करेंगे ये बात भी समझा। क्लियर है? यहां तक समझ गए? चलो तब इस पे एक दो सवाल करके देखेंगे।